Hello student, today we discuss about radioactivity. थर्ड लेक्चर जो है हमारा वो रेडियो एक्टिविटी के बारे में है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रोटॉन्स के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था, न्यूट्रॉन्स के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा रेडियो एक्टिविटी। शायद आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन वगैरह करने से पहले ध्यान से सुने। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से आपको दिखती है। नोटेशन मैं पीरियोडिक टेबल नहीं बता रहा हूँ, बट उनका एक अरेंजमेंट बता रहा हूँ। इसको S, इसको P, इसको D और इसको F ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। जो हमारे पास F ब्लॉक होता है इसमें एलिमेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट का नाम बताता हूँ, जैसे यूरेनियम, थोरियम, नेपच्यूनियम, काफ़ी होते हैं। तो आपने यूरेनियम के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा। यूरेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 92, 235, यूरेनियम 92, 238, ये आइसोटोप में दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है। यूरेनियम यूज कहाँ होता है? यूरेनियम यूज होता है जो ये एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है। तो और क्यों यूज होते हैं, वो प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। तो हमने ये आप इसका बैकग्राउंड बताया कि कैसे इसका स्टार्टिंग हुआ, लेकिन अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की। रेडियो एक्टिविटी जो है उसकी डिस्कवरी करी थी हेनरी बैक्यूरेल ने। हेनरी बैक्यूरेल इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट। सबसे पहले आमतौर पे जो है ना, जब आप पढ़ोगे आगे तो आमतौर पे कोई काफ़ी लोग जो है वो इनको क्यूरी के बारे में बता के चलते हैं कि क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कस किया था। सर नहीं, वो गलत है। सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। हेनरी बैक्यूरेल जो साइंटिस्ट था उसने बताया कि कैसे रेडियो एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। क्लियर? कैसे बताया उसने? तो उसके लिए आपको ऐसे ध्यान रखना है, डायग्राम बना रहा हूँ मैं। उसने एक लेड ब्लॉक लिया। क्या लिया? लेड पीबी, लेड ब्लॉक, समझे? मतलब ये लेड है, लेड। अब कई बच्चे जो हैं वो लेड के बारे में गलतफहमी रखते हैं। वो सोचते हैं जो हम ये खिड़की वगैरह में लगाते हैं वो लेड होता होगा। वो लेड नहीं है, वो ग्लास कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ग्लास। लेड इज ए मेटल एंड इज ए बैड कंडक्टर। जितने भी कंडक्टर हमारे होते हैं जिनमें से करंट फ्लो होता है उनमें सबसे खराब कंडक्टर के तौर पे हम इसको मानते हैं। और ये एक प्रकार से पॉइजनस मेटल है। क्या है ये? पॉइजनस मेटल। मतलब इससे अगर हमारे बॉडी में लाइट चला जाता है ना तो उससे बॉडी में जहर बन जाता है, जिससे डेथ होती है। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। किसी को बुलेट लगती है तो जो गोली लगती है ना तो उस गोली के अंदर बारूद नहीं होता है, उसके अंदर भी लेड होता है। जब बॉडी में वो लग जाती है तो उस एक छोटी सी चोट की वजह से किसी की डेथ नहीं होती। वो जो डेथ होती है वो जो बॉडी के अंदर जो लेड रह गया उसके जहर के शरीर के अंदर होने की वजह से वो डेथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए कई बार पैर के लगती है तो क्या करते हैं, पैर को ही काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहर हो गया, वो पैर खराब हो गया, उसको काट देंगे, आगे ना फैले जहर, इसलिए काट देते हैं। चोट की वजह से भी डेथ हो सकती है। बट लेड ब्लॉक यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जितनी भी रेडिएशन निकलेंगी इनसे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर? इसको कहते हैं लेड ब्लॉक। और हमने यहाँ पर रख दिया है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या रख दिया है? रेडियो एक्टिव
एलिमेंट। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होगा? एज लाइक यूरेनियम। क्या रख लिया हमने? मान लो यूरेनियम रख लिया, चलो ठीक है। अब यूरेनियम क्या करेगा? ये कुछ रेडिएशंस को इजेक्ट आउट करेगा। किसको इजेक्ट आउट करेगा? कुछ रेडिएशंस को इजेक्ट आउट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेड सीट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लेड सीट। क्लियर? इसके बाद हम इसको आगे यहाँ पर हम नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं। ये होता है नेगेटिव और इसको कहते हैं पॉजिटिव। मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। यहाँ करंट से ये दो प्लेटें जोड़ी है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है उसको एनोड कहेंगे, नेगेटिव से जुड़ा है उसको कैथोड कहेंगे। ये इसलिए करते हैं कि जिससे ये रेडिएशन सीधी निकल जाए, ठीक है। ये निकलने के बाद में यहाँ तक तो सीधी रहती है, उसके बाद में कुछ रेडिएशन तो इधर चली जाती है, कुछ रेडिएशन इधर चली जाती है, और कुछ रेडिएशन जो है वो यहाँ चली जाती है, अलग हो जाती है यहाँ से। मैं एक बार थोड़ा छोटा बनाता हूँ। इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर? अब कुछ इधर चली गई है, कुछ इधर चली गई है, कुछ इधर चली गई है। तो इससे साफ समझ में आया है ये नेगेटिव की तरफ जुड़ी हुई है तो कुछ इधर नेगेटिव की तरफ है, कुछ इधर ये पॉजिटिव है तो कुछ इधर है, कुछ इधर है। तो नेगेटिव की तरफ जो ये नेगेटिव से जुड़ा है उस तरफ गई है उसको हम अल्फा कहते हैं, और जो पॉजिटिव की तरफ गई है उसको हम बीटा कहते हैं, और जो सीधी गई है उसको हम गामा कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे निकल गई? यहाँ पे हमने यूरेनियम यूज किया था, वो यूरेनियम अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकालता है उसके अंदर। जब जैसे आप उसको अपने रूम टेम्परेचर पे रखोगे, ये येलो कलर का होता है, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पाया जाता है, येलो केक बोलते हैं इसको। बहुत ही डेंजरस मेटल है। इसके 1 या 2 ग्राम से हम पूरे एक देश को एटम बम से ख़त्म कर सकते हैं, इतनी एनर्जी जनरेट करता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद जैसे ही आप एनवायरनमेंट में रखोगे, इनमें से कुछ रेडिएशंस अपने आप निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अपने आप किसी एलिमेंट से रेडिएशंस का इजेक्ट आउट होना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या देंगे हम? अब मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ रेडियो एक्टिविटी की। इट इज द spontaneous decay, self decay from the unstable nucleus। समझे? इट इज द स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो, जैसे पहाड़ी के ऊपर से पानी नीचे गिरता है, अपने आप होने वाली प्रोसेस है। चाय गर्म है, रूम टेम्परेचर तक ठंडी अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डीके का मतलब क्या होता है? निकलना, इजेक्ट होना। मतलब धीरे, जैसे लोहे के जंग लगता है, पहले जो प्योर लोहा होता है उसके बाद उसके जंग लगता है, धीरे 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 वो खत्म होने लग जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं डीके। तो ये ऐसे ही यूरेनियम यहाँ रखा हुआ है, शुरुआत में आपने मान लो ये 1 किलोग्राम रखा है, तो जब अल्फा बीटा गामा निकलते हैं तो धीरे 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 कम होता है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है डीके। सेल्फ मीन्स अपने आप, हमें कुछ नहीं करना। ये इतना ज्यादा, इतना अनस्टेबल होता है कि ये अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस को इजेक्ट आउट कर देता है। तो किसी ये बोला ना लास्ट में अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का इजेक्ट आउट होना ही क्या कहलाता है? हमारा रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इट इज द स्पॉन्टेनियस डीके, सेल्फ डीके फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस से अपने आप अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का इजेक्ट आउट होना। आप इस पूरे डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अपने पेज उसके अंदर बनाना है। अब जो हमारा इससे आगे जो आएगा, अब हम बताएंगे अल्फा बीटा और गामा के
बारे में डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये तो रेडियो एक्टिविटी बताने के लिए बताया है कि जब हम लेड ब्लॉक, यहाँ पर अगर कोई पूछे लेड ब्लॉक क्यों यूज किया, लेड ब्लॉक इधर 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 इधर, क्योंकि एक अगर आप एलिमेंट ये रखते हो तो चारों तरफ रेडिएशंस निकलती हैं, तो इधर की तरफ जो निकलते हैं उनको ये लेड एब्जॉर्ब करने की नेचर रखता है, इसलिए ये रखते हैं। ये हमने अप्लाई किया, इससे ये पता चल जाएगा कि भाई ये कैसा चार्ज कंटेन करते हैं। जैसे ये नेगेटिव है तो अल्फा इधर गया है तो श्योर अल्फा पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और ये इधर आ रहा है, ये नेगेटिव है, श्योर ये पॉजिटिव की तरफ है। और गामा जो है ना नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब सीधा जा रहा है, तो गामा कैसा चार्ज कंटेन करेगा, गामा चार्जलेस पार्टिकल। तो अपने आप किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का इजेक्ट आउट होना ही क्या कहलाता है, हमारा रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। हेनरी बैक्यूरेल ने इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर। नेक्स्ट अब है हमारा अल्फा बीटा और गामा, तो हम इनके बारे में आपको बताएंगे अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अल्फा रे, मैं इकट्ठे बताऊंगा इनको, या अल्फा रे के बारे में बता देंगे, बीटा रे, और इधर हम बता देंगे गामा रे। ये तीन रेडिएशन हमारे पास है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा रे, सबसे पहले तो मैं डिस्कवरी बताऊंगा। पहला जो पॉइंट होगा, चलो यहाँ पे आप ऐसे कर लो, इसकी चलो डिस्कवरी बताता हूँ मैं। इसकी जो डिस्कवरी थी वो रदरफोर्ड ने की थी। सबसे पहले अल्फा के बारे में रदरफोर्ड ने बताया, और इसको भी रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी विलार्ड नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा डिस्कवरी, तो ये हाइपर सब का डिस्कवरी चलेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास अल्फा रे होता है उसके बारे में आपको बताना है कि अल्फा रे जो है ये डिस्कवर किया था रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने, बीटा रे के बारे में भी और गामा। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया है, दूसरा जो पॉइंट है वो है चार्ज। चार्ज अल्फा पे चार्ज कैसा होगा, अल्फा पे चार्ज होगा पॉजिटिव। क्लियर। बीटा पे नेगेटिव और गामा पे चार्जलेस। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, जब वो डायग्राम पीछे बताया था उसको देखकर आप इसको समझ सकते हो। डायग्राम में देखा था कि जो अल्फा रे थी वो नेगेटिव, जो हम बैटरी से जोड़ते उसके नेगेटिव की तरफ जाती दिखाई दे रही थी आपको। ठीक है, तो नेगेटिव की तरफ अगर कोई जाता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तरफ जाता है तो नेगेटिव है। और एक जो गामा थी वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, स्ट्रेट में चल रही, तो वो कैसे होगी, चार्जलेस। तो अल्फा कंटेन पॉजिटिव चार्ज, बीटा कंटेन नेगेटिव चार्ज और गामा कंटेन चार्जलेस। ठीक है, इसको कहते हैं स्लो मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है ना, हीलियम न्यूक्लियस नहीं, अकेला हीलियम नहीं, हीलियम न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम, उसके इक्विवेलेंट ये आपका होता है। यानी स्लो मूविंग अल्फा जैसे हमारे पास 2,4 हो जाएगा, जैसे हमारे पास हीलियम है ये क्या हो जाएगा 2,4। तो ये जैसा अल्फा है वैसा ही ये होता है, मतलब ये एक प्रकार से हीलियम न्यूक्लियाई के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा ये जो आपका होता है ये होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, मतलब बीटा पार्टिकल जो होता है वो हमारा इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मींस अल्फा पार्टिकल कोई बात करता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 इस तरह से और मास नंबर 4 की तरह काम करेगा। बट ये होता क्या है, स्लो मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। स्लो मूविंग क्यों बोला, क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है। और ये क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन देखो इसका इस तरह से डिनोट करते हैं -1 0
तो ये बहुत ही कम मास, जो जीरो तो मैंने नियरली जीरो लिखा है, जीरो मास किसी का हो नहीं सकता, बट जो इसका मास होता है वो दुनिया का सबसे कम मास होता है, वो जो मैंने बताया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही हमारा क्या होगा, मास ऑफ बीटा पार्टिकल। जो सबसे, देखो दुनिया में सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का होता है और सबसे ज़्यादा मास यूनिवर्स का होता है। इलेक्ट्रॉन का 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है और पूरे यूनिवर्स का मास होता है वो 10 की पावर 56 किलोग्राम होता है। तो सबसे ये मतलब कि इसका मास कम है तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो आपका चार्जलेस पार्टिकल होता है, ये एक तरह से हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गामा को, ठीक है। इसका चार्ज तो जीरो होता ही होता है, मास भी इसका नियरली इक्वल टू हमारे बीटा ही होता है, तो इसका मतलब ये भी एक प्रकार से क्या होती है, फास्ट ही होती है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं, ये 3 पॉइंट कर लो, इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं अलग से, ठीक है। स्पेस देखता हूँ कहाँ पे, चौथा पॉइंट है वो, देखो एक बार मैं इन 3 पॉइंट को समझाता हूँ, फिर मैं इसको रब करना पड़ेगा मेरे को। डिस्कवरी अल्फा की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। बीटा की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। गामा की किसने की थी, विलार्ड ने। अल्फा पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। बीटा पे कैसा होता है, नेगेटिव। और गामा पे क्या होता है, चार्जलेस मीन्स जीरो। और जो अल्फा होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई के जैसा होता है, मतलब स्लो मूविंग। और जो बीटा होता है वो होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और गामा जो होता है वो हमारा होता है गामा 0 0। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 4 से, इसको -1 0 से, इसको 0 0 से, ठीक है। अब इनकी, ये तो इनके बारे में फिजिकल पॉइंट्स थे कि भाई अल्फा का डिस्कवरी किसने किया, अल्फा का चार्ज कितना, अल्फा का मास कितना। अभी हम चौथा जो पॉइंट है वो बता रहे हैं इनका मास। तो मास जो होता है वो होता है, जो ये 4 होता है इसके इक्विवेलेंट हम मास निकालेंगे, चार्ज निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा +2e, ठीक है। जितना ये होगा एटॉमिक नंबर, उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतना ही चार्ज होगा, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करता है तो +2, इसका जो चार्ज होगा, मास होगा, वो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होगा, और चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है वो होगा। क्लियर। ये चार्ज जो रखेगा वो रखेगा 0, और मास नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के ही होता है, बट आप उसको रिप्रेजेंट कई जगह मिलेगा, कई जगह नहीं मिलेगा। तो आपको क्या कहना है, मास जो होता है, जो इसका मास नंबर होता है हीलियम न्यूक्लियाई का 4, वही इसका होता है, इसको आप अवोगाड्रो नंबर में निकाल सकते हो। चार्ज जो इसका एटॉमिक नंबर होता है उसी से निकालेंगे। इसका मास होता है वो 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये जो आपका होता है वो होता है -1.6 10 की पावर -90। सिमिलरली ये चार्जलेस होता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको बताया। यहाँ से एक सबसे मेन पॉइंट निकल के आया कि सबसे ज्यादा मास किसका, अल्फा का, हाईएस्ट मास। इसका मास क्या है, हाईएस्ट, क्लियर। और इसका लेस, इससे, और इसका सबसे लोवेस्ट। अब होगी सर आप ये क्यों बता रहे हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे आने वाली है वो मास पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वो मास पे। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा मास अल्फा, बीटा और गामा में सबसे ज्यादा मास अल्फा का होता है, फिर बीटा का होता है, फिर गामा का होता है, ठीक है। और भाई बात करते हैं अब चार्ज की, इसका होता है +2e, इसका 20, और इसके ऊपर गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता। क्लियर। ये 4 पॉइंट आपको करने हैं। अब मैं 5वां पॉइंट समझा रहा हूं आपको। थर्ड, इससे पहले ये पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे। मास जो आपका होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनेट्रेटिंग पावर। दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजिंग पावर, ठीक है। मास जो होता है वो पेनिट्रेटिंग पावर, और मास जो होता है वो आयोनाइजिंग पावर के ऊपर
डिपेंड करता है। अब आपका मेरा जो टारगेट है अब वो ये है कि आपको ये समझा दिया जाए कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, आयोनाइजिंग पावर क्या होती है। तो पेनिट्रेटिंग बताता हूँ। पेनिट्रेटिंग पावर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो ये दीवार है, ये मान लो बोर्ड है, क्या मैं इस बोर्ड के अंदर से निकल सकता हूँ बाहर दूसरी तरफ? नहीं। क्या ये पेन है, ये इस दीवार के अंदर से निकल सकता है? मेरा मास ज्यादा है, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या ये पेन निकल सकता है? नहीं। क्या ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशन निकल सकती है? तो अल्फा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है वो किसी के आर पार नहीं हो सकता। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ। मान लो हमारे पास, चलो ये हाथ ही है, ये फ्रैक्चर हो जाता है, इसको हम इसका एक्सरे करवाने जाते हैं। क्लियर? हमने वो मशीन पे ऐसे रखा, ऊपर से एक्सरे आएगी, इसका जो फोटोग्राफ होता है वो एक्सरे हमारे सामने आ जाता है। जिस हड्डी के अंदर क्रैक होगा वो आपको उसके अंदर डिकम्पोजिशन दिखाई दे जाएगा। अब वो हुआ कैसे? वो रेडिएशन जो आई, वो रेडिएशन उसके अंदर से निकली, हाथ के अंदर से निकली, और हाथ के अंदर जो होती है हड्डियाँ, उनके अंदर से वो निकल नहीं सकती हैं, उनको वो रोक लेती है, तो उसका जो शेडो होता है वो नीचे बन जाता है। बाकी जो मांस वगैरह ब्लड वगैरह होता है उसके अंदर से वो रेडिएशन पास हो जाती है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएं। मान लो कहीं दुनिया में कहीं भी बम, न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाता है, तो उसमें इंसान उस बम के धमाके से इतने नहीं मरते जितने उसके अंदर जो ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हैं इनके शरीर के अंदर से गुजरने से मरते। मान लो कोई रेडिएशन आई, हमारे शरीर से निकल गई, हार्ट से निकल गई, हार्ट डैमेज हो गया, डेथ हो गई, किडनी से निकल गई, किडनी फेल हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर से या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर कोई ऑब्जेक्ट निकलता है तो हम उसकी वो पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम हर चीज से सब कुछ निकल सकता है, नहीं, रेडिएशंस निकल सकती है। ठीक है? और रेडिएशन भी कौन सी निकलती है? जिनका मास लेस होता है। देखो यहाँ पे मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पेनिट्रेटिंग पावर, या ये लिख सकते हो पेनिट्रेटिंग पावर, पीपी मतलब पेनिट्रेटिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मीन्स अगर आपका मास ज्यादा है, लार्ज है, तो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होगी? लेस होगी। अगली बात समझिए, समझ गए कि नहीं? तो जो आप अल्फा बीटा और गामा की बात कर रहे थे, तो इन तीनों में अगर हम आपसे पूछें कि किसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगी, तो आपको पेनिट्रेटिंग पावर को रटना नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों में मास किसका ज्यादा है। मास इनमें अल्फा का ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, तो सबसे कम तो इसकी होगी। ठीक है? ठीक है? और सबसे ज्यादा इसकी होगी, और इसकी बीच की होगी, मिडल की। क्यों? इसका मास सबसे ज्यादा तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम, इसका मास सबसे कम तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, और ये तो इनके बीच का, इसलिए इनके बीच का होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको आप कंक्लूड करके एक वर्ड में समझना है कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का पेनिट्रेटिंग पावर समझना है तो आप जिन ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं उनका मास चेक कर लीजिए। जिसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर लेस होगी। मींस पेनिट्रेटिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होते हैं। मींस अगर मास ज्यादा होगा तो पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। तो अगर आप खड़े हुए हो और आपके पास ये तीनों रेडिएशंस को आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो आपके शरीर से अल्फा आर पार नहीं होगी, आर पार होना ही बोलते हैं हिंदी में, पेनिट्रेट नहीं होगी, बीटा थोड़ी बहुत होगी, और गामा बिल्कुल कंप्लीटली पेनिट्रेट हो जाएगी। रीजन, क्योंकि गामा का मास सबसे कम है। तो एक पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो किसी से आर पार निकलने की पावर होती है, और वो डिपेंड किस पे करती है? वो मास पे डिपेंड करती है। तो अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा मास किसका होता है? अल्फा का। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम किसकी होगी? अल्फा की। और भाई ऐसे ही सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की। तो मेरे हिसाब से आपको पेनिट्रेटिंग पावर समझ में आ जाना चाहिए। पेनिट्रेटिंग पावर होती है द पावर अप टू द ऑब्जेक्ट कैन pass through the another object, या radiation pass through the object. It can depend on mass and it is inversely proportional to mass. Higher the mass, lower will the penetrating power. Clear? दूसरा होता है, तो यहाँ पर आपका
ये मैंने आपको समझा दिया। तो जो पांचवा पॉइंट आपको याद रखना है, 4 पॉइंट आपने लिख लिए थे, पांचवा जो पॉइंट है आपका वो, जैसे हम अल्फा रे, बीटा रे और जो गामा रे है ना, इनके बारे में हमने जैसे किया है। तो पांचवा पॉइंट क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर इज लेस, लोवेस्ट लिखो, चलो पेनिट्रेटिंग पावर इज हाईएस्ट, और ये किसमें रहेगी, मिडल। तो पांचवा पॉइंट आपने देखा, पेनिट्रेटिंग पावर वो समझा देता। अब बात करते हैं हम आईपी पावर की। अब किसकी बात करते हैं हम, आईपी मीन्स आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइज होना क्या बोलते हैं, किसी भी गैस किसी भी ऑब्जेक्ट को आयोनाइज करना क्या होता है, जैसे ये है, ये इसके अंदर आपने कोई रेडिएशन ली, इसमें कोई आयोनिक सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन हो, जो मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में। तो अगर कोई रेडिएशन मान लो अल्फा बीटा या इसमें से आपने गामा की पास, तो ये गैस जो है, इसमें गैस फिलअप है या लिक्विड जो भी है, वो आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा। आयंस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। दुनिया में सबसे डेंजरस चीज यही होती है, गैस जो आपकी होती है उनका आयंस में बनना। जो ये आपके माइक्रोफोन्स मीन जितने भी आपके एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह है जो 2G 3G 4G अप टू 5G 6G तक जा रहे हैं, वो डेंजरस इसीलिए है कि वो जो रेडिएशन एमिट करते हैं, जो फ़ोन से निकलती है, माइक्रोफोन से, जो आपके गाँव में या शहरों में जो आपके टावर लगे रहते हैं वो रिसीव करते हैं, फिर आपके पास सिग्नल आता है, तो वो रेडिएशन है जो आपको दिखती नहीं है, बट वो रेडिएशन जब एनवायरनमेंट से गुजरती हैं तो एनवायरनमेंट में मौजूद गैस जो होती है उनके स्ट्राइक होने से उन गैसों को वो आयंस में कन्वर्ट करना शुरू कर देती है, और वो आयनिक गैस जो आपके लिए होती है वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती है। वो पक्षियों के लिए, इनके लिए बहुत ही डेंजरस होती है। तो आप देख रहे होंगे 10 साल पहले और आज के टाइम में देखेंगे तो जो पक्षी होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये डैमेज कर देते हैं और नई जनरेशन बनना बंद हो जाती है, तो धीरे धीरे इस तरह से कम आ रही है। तो कहने का मतलब गैस डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करता है, आयोनाइजिंग पावर डिपेंड करता है मास पे। किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मीन जिनका मास ज्यादा होगा उनकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब हमारे पास अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा और गामा में सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा का। तो अल्फा का मास अगर ज्यादा है तो आयोनाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 6 पॉइंट, आयोनाइजिंग पावर इज हाई, लो, इसकी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट। सबसे कम मास किसका, गामा का। सबसे कम गामा का है तो आयोनाइजिंग पावर सबसे कम किसकी होगी, गामा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आयोनाइजिंग पावर आपकी अल्फा की होती है वो सबसे कम सॉरी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, और फिर उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। तो आयोनाइजिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे, आयोनाइजिंग पावर डायरेक्टली होता है, पेनिट्रेटिंग पावर यूनिवर्सली होता है। क्लियर। इसके बाद दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आने चाहिए भी। ये एक पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, और ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका आप कैसे हिसाब किताब लगाओगे। तो आप ऐसे लगाना, मान लो ये कोई भी, मान लो ये गामा ही है, गामा चलो आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं है, आज तक गामा तो हमने ही नहीं देखी है क्योंकि वो नई कढ़ाई से दिखती नहीं है। चलो सनलाइट तो देखी है ना, सनलाइट है, इसका इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, सनलाइट इसमें स्ट्राइक हुई तो इधर की तरफ
शेडो आना शुरू हो जाएगा, क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, शेडो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के पाथ में, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो किसी रेडिएशन के पाथ में, और अगर उसका शेडो बनता है तो ये मान के चलो कि वो रेडिएशन स्ट्रेट लाइन में चल रही है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, ये टॉपिक आगे बताऊंगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन के अंदर चलना ही क्या होता है, ये आपका होता है, याद रख लोगे। अब दूसरा जो आपका होता है वो ये होता है, ये जो रेडिएशन होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पे अफेक्ट डालती है, क्या अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। वहाँ पे ग्रीन कलर का जैसे जेड स्क्रीन की दोनों सेम यही चलेंगे, ये भी तीनों के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट डालती है। यानी ये रेडिएशन जब प्रोड्यूस होती है तो जो पीछे मैंने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया था उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये क्या करती है, स्ट्राइक होती है, ग्रीन कलर का वहाँ पर कलर आ जाता है, जिससे क्योंकि वो हमें दिखती तो है नहीं जा रही है, उस रेडिएशन पे जाके टकराएगी तो उस पर कलर प्रोड्यूस होता है, फ्लोरोसेंस आता है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि हाँ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का हो चुका। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एंड की तरफ जाके स्ट्राइक होगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ जाके स्ट्राइक होगी, ये गामा ये सीधे स्ट्रेट लाइन में जाके उसके स्ट्राइक होगी। तो ये 7-8 पॉइंट मैंने आपके इनके बताए हैं अल्फा बीटा गामा के, आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस क्या होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, एक्सरे क्या होती है। आपने सुना होगा एक्सरे, ये हमने टंगस्टन का फिलामेंट ले लिया, हाईली एनर्जेटिक, मैं ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं, नॉर्मली बताऊँ क्योंकि टॉपिक नॉर्मल सा ही है हमारे सिलेबस में। यहाँ पे गामा रे आई है, कौन सी रे आई है, गामा रे, इस टंगस्टन का आपने सुना होगा जो बल्ब के अंदर जो तार होता है जो चमकता है वो टंगस्टन का फिलामेंट ही होता है। जब उसके ऊपर अल्फा रे टकराती है तो ये एक्स रे प्रोड्यूस होती है। रोंगटन नाम के साइंटिस्ट ने, रोंगटन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये प्रोड्यूस किया था। उसने क्या किया, उसने एक टंगस्टन का एक मेटल लिया, उसके ऊपर हाईली एनर्जेटिक गामा रेडिएशंस का स्ट्राइक करवाया। स्ट्राइक करवाने के बाद में जो एक्स रे प्रोड्यूस हुई, एक्स रे की खास बात क्या होती है, एक्स रे जो होती है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक्सरे हम जब बोन ब्रेक हो जाती है तो हम क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। हम ऐसे वो रखते हैं, एक्सरे आती है चले जाती है, हमें पता भी नहीं चलता एक्सरे इसके अंदर से पास हो चुकी है। तो वो इनके अंदर से आर पार जाने की पावर इनकी ज़्यादा होती है, यही इसी को हम बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। तो एक्सरे की पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्सरे की डिस्कवरी रोंगटन ने की थी, कैसे की थी, गामा रेडिएशन का उसने टंगस्टन के मेटल के ऊपर स्ट्राइक करवाया था जिससे हमारा एक्सरे प्रोड्यूस हुआ था। और एक्सरे के बारे में पूरी डिटेल स्टडी तो अगर हायर स्टडीज़ में है, ग्रेजुएशन में है, 11th-12th स्टैंडर्ड पे नहीं है। क्लियर? तो आज का टॉपिक तो यही ख़त्म होता है, लेकिन आज मैं आपको एक कन्वर्जन फैक्टर लिख रहा हूँ, सारे बच्चे इनको अच्छे से याद करें क्योंकि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो उसके लिए आपको ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखने हैं। कन्वर्जन फैक्टर में 10 की पावर -1, -2, -3, -6, -9, -10, -12, -15 तक याद करना। इसको बोलते हैं डेसी, इसको बोलते हैं सेंटी, इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको नोट करते हैं A0, इसको पिको और इसको बोलते हैं, और हम इनको याद करना है, ये कन्वर्ट करने के काम में आएंगे। जैसे एक डेसीमीटर होता है तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो वो आ जाएगा मीटर में। तो सेंटी के लिए जैसे सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 10 की पावर -2।
तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी और 10⁻⁻10 को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ये तो नेगेटिव का हो गया। पॉजिटिव के लिए होगा 10⁻1, इसको बोलते हैं डेका, 10⁻, हेक्टा, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये 3 के मल्टीप्लाई में होते हैं। 1 2 शुरू होने के बाद 3 6 9 12 15 18 डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। और आगे भी करना चाह 10⁻⁻, इसको एक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टो। तो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपका नेगेटिव है। ये जैसे आप देखो एक किलो आ जाता है। 1 किलो में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻3। तो ऐसे आपको किलो, ये 2-3 टर्म तो आप रूटीन में यूज करते हो, इसलिए आपको याद है। इनको सब बच्चे अच्छे से याद कर ले। अगर उनको आगे +1 में अच्छे न्यूमेरिकल करने हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर सारे स्टूडेंट अच्छे से याद कर ले। इसका पहले तो अपने स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद उसको अच्छे से लिख के याद करें। तो आज का टॉपिक जो था वो हमारा यही था। रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है और ये मैंने कन्वर्जन फैक्टर बताया है। इनको आप अच्छे से याद करेंगे। रूटीन का काम डेली का डेली करें। जो ये चैनल है इसको, अगर किसी को वीडियो डेली नहीं मिलती है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और आपको जो भी है वो सारे वीडियो डेली मिल जाएंगे। और अपने एक फेयर नोटबुक में जैसा करवाया जाता है वो आप उनको लिख लें। उसके लिए आप कहोगे सर हम जो यहाँ से देख के लिखें, यहाँ से देख के नहीं लिखना, यहाँ से रफली नोट्स बनाओ। आपको कैसे लिखना है उसके लिए आपका नोट्स 2 या 3 कल का आधा पेज बन रहा था इसलिए मैंने उसको कंप्लीट नहीं भेजा। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट नोट्स इसका भेज दूंगा, ठीक है। उसको आप डायरेक्ट फेयर में लिख लेना। फेयर में वही लिख लेना जो मैं आपको नोट्स भेजूँ। कोई भी टर्म उसके अलावा आप इस यहाँ से उतार के नहीं लिखनी। यहाँ से देखोगे तो कुछ ना कुछ गलती कर दोगे क्योंकि यहाँ रूटीन में चलता रहता है। आपकी स्पीड और वो मैच नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से आप अच्छे से समझने पे ध्यान दें और उनको अच्छे से लिखें, याद करें। और किसी को कोई डाउट होता है तो जो व्हाट्सअप है, मेरा जो नंबर है 8684079104, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप अपने पर्सनल कोई भी डाउट आता है तो टॉपिक से रिलेटेड वो कभी भी पूछ सकते हैं। रूटीन पढ़ो, डेली का डेली पढ़ो और अच्छा पढ़ो। जो बताया जाता है उसको करो। डाउट आता है तो डाउट को पूछो। क्लियर?